सोचिए, अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके अंदर मौजूद करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे या फिर वो कुछ ऐसा करेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब ही हो जाएगा? तो आइए इस सवाल का जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में और मेरे चैनल पर हर रोज आपको एक फिजिक्स की वीडियो मिल जाती है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार देख करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ एम आई डूइंग। सो बच्चों, यहाँ पर आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर आप टॉपिक कह सकते हो कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। और चलो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जब भी हम कंडक्टर को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने माना कि ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां पर होती है? प्लस टू माइनस होती है। इधर हमारा हमने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका इधर वाला हिस्सा प्लस चार्ज रखा हुआ है, इधर माइनस रखा है, तो ऑब्वियसली जो ई एक्सटर्नल होगा, ई एक्सटर्नल मीन्स जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस टू माइनस होगा। अब हम इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस करने वाले हैं, ठीक है, हम इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस करने वाले हैं। ये हमने इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस किया और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकते हैं। बट जैसे ही इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होने लगते हैं? अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आप ये सोचो कि जो नेगेटिव होता है वो इस तरफ और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर वो इस तरफ एक्यूमुलेट होने लगता है और इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है। देखो, ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है बट इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। और ऐसा कब तक होता है? ऐसा तब तक होता है जब तक कि इसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली अरेंज ना हो जाएं और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हम कैसे निकालते हैं? ई एक्सटर्नल में से ई इंड्यूस्ड को माइनस कर देते हैं। सो ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और जब वो बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाएगा क्योंकि वो सारे के सारे अपनी जगह पर आ चुके हैं। तो ऐसा होने पर जो ई नेट होगा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि जब हम किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें प्रेजेंट करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। तो बच्चों क्या जवाब दोगे कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेंगे? सेटल करेंगे और उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होने पर, बैलेंस होने पर रुक जाएगा। और इसी कारण जो कोई भी कंडक्टर होगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट, वो जीरो होगा। तो अगर हम उस कंडक्टर के बाहर का सरफेस देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के जब मैं बाहर के सरफेस की बात करूं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जानना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के क्या होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल, व्हाई इट इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसका हम अपोजिट लेकर के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट
नॉर्मल, ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो ये ऐसा होता है, बट अभी हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा किसी डायरेक्शन में है, कोई एंगल बना रहा है इसके सरफेस से बाहर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। वो दो कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। यही तो हमने पढ़ा है। तो जो ई कॉस थीटा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो उसके सरफेस पर है, वो क्या करेगा? वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फॉर्म है। वो यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि तुम्हें क्या पता है, तुमने यही सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगी। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता कि बिना बात के करंट फ्लो हो रही हो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर। तो यानी कि ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ई कॉस थीटा जीरो है तो इसका मतलब क्या है? थीटा क्या होगा? 90 ही तो होगा। अगर हम यहाँ पर ले लें कि भाई ई कॉस थीटा हमारा जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है बाहर सरफेस पर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के। तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा है वो जीरो होना चाहिए। और अगर कॉस थीटा जीरो है तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 90 होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो हमने थीटा बनाया था, ये थीटा ना होकर के ये वाला एंगल होगा बच्चों, ये 90। यानी कि क्या बात प्रूफ हो गई? बात ये प्रूफ हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हुई। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर वो होता है जीरो, और जितना भी एक्सेस चार्ज होता है वो उस कंडक्टर के सरफेस पर लाई करता है। समझ रहे हो? जैसे ये हमारा कोई कंडक्टर है, उसमें जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो सब उसके बाहर होगा, ठीक है। और जो उसके अंदर हम चार्ज की बात करें, जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो बाहर लाई करेगा, और अंदर जो चार्ज होगा ये जीरो होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 पॉइंट्स में सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है सो वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो है। एंड फ्रॉम गॉस लॉ से फाई ई अगर जीरो है तो फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर फाई ई जीरो है तो क्यू क्या होगा? जीरो। यानी कि चार्ज क्या होगा? जीरो। यानी कि ये बात प्रूव हो गई कि जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो सारा सरफेस पर चला जाएगा, बट कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो होगा। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि जो कोई भी कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर और उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने एक रिलेशन सीखा है लास्ट वीडियोस में। मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बताया है, E इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। नाउ व्हाट डू यू नो? तुम जानते हो, अभी जस्ट तुम यही पढ़ रहे हो इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर। अगर हम इनसाइड द कंडक्टर की बात करें तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो जीरो इज माइनस dV ओवर dr। तो dV की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और अगर तुम्हें इस dV से V निकालना है, मतलब पोटेंशियल निकालना है, तो तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना होगा। और जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? dV का V मिल जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। और आउटसाइड ऑफ द सरफेस की अगर हम बात करें तो हमने क्या सीखा है? हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में सीखा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में समझाया था। तो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल
पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो सेम ही है ना, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, तभी तो वर्क डन जीरो हो रहा था किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर ट्रांसफर कर रहे थे तो नेट वर्क डन क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर भी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट हाँ बच्चों, क्योंकि एक्सिस जो चार्ज होता है वो इसके सरफेस पर लाई करता है, जैसे अभी हमने सीखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है जो नॉर्मल होता है सरफेस के, तो क्या हो सकता है कि जो अंदर का पोटेंशियल है वो बाहर के सरफेस पोटेंशियल से थोड़ी सी अलग वैल्यू कैरी कर सकता है, मतलब उन दोनों के पोटेंशियल में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पॉइंट को हम प्रूव करने के लिए हमने एक सरफेस माना जो कि इर्रेगुलर शेप में है, ये हमने माना कोई कंडक्टर है, ये किसी कंडक्टर का शेप है। अब हमें इसमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है, गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी क्योंकि चार्ज हमें इसमें इंक्लूड करना है। तो हमने माना कि इस कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा हमने पिल बॉक्स माना, पिल बॉक्स, ठीक है, छोटा सा हमने इसमें पिल बॉक्स माना, और ये हम पिल बॉक्स ये गॉसियन सरफेस जैसा मान रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पिल बॉक्स है ये आधा इसका जो सरफेस है वो अंदर है और आधा सरफेस क्या है, इसका बाहर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया हम ds मान रहे हैं, और इसको जो हम ये पिल बॉक्स मान रहे हैं ये हम कैसा मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो इसकी हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम टोटल गॉसियन सरफेस का हम जब फ्लक्स निकालेंगे तो हम सरफेस देखेंगे इसमें, अब नेग्लिजिबल हाइट है तो बीच वाला तो हम इग्नोर ही कर देंगे, बट जो नीचे वाला सरफेस है अगर हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स इसका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज में यही पढ़ा है कि इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो बाहर बाहर का जितना भी सरफेस होगा वही हमें देगा इलेक्ट्रिक क्या, फ्लक्स, बाहर वाला सरफेस ही हमारा योगदान करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में। तो फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस जीरो करोगे तो यहां से तुम्हें ई डी एस मिल जाएगी फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मानो। एंड फ्रॉम गॉस थ्योरम, व्हाट डू वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या कहती है गॉस थ्योरम, ये कहती है कि फाई ई बराबर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा माने, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्यू ओवर डेल्टा एस या डी एस, ठीक है, डी एस मान लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू क्या आई, यहां से क्यू की वैल्यू आई सिग्मा डी एस, तो क्या हम क्यू के प्लेस पर सिग्मा डी एस रख सकते हैं ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई की वैल्यू हमें मिल गई सिग्मा डी एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और सरफेस चार्ज डेंसिटी में रिलेशन प्रूफ करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें यही बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा ई डी एस सिग्मा डी एस ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन राइट, सो वी कैन राइट कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने माना कि ये कोई चार्ज्ड कंडक्टर है जिसके सरफेस पर ये एक्सिस चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज रिसाइड कर रहा है इसके सरफेस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है सरफेस के। अब हमने एक कैविटी बनानी है, मतलब हमें एक कैविटी लेनी है जो कि इस कंडक्टर के अंदर है, ये एक कैविटी है।
कैविटी जानते हो, मतलब एक खोखला सा प्लेस है इसके अंदर। कैविटी, कैविटी मींस खाली जगह। तो इस कंडक्टर के अंदर एक खाली जगह है और हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? उसके लिए हमने माना कि कैविटी के बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस माना, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस माना, तो गॉसियन सरफेस तो क्या कवर करा, बहुत क्लोज है ये इस कैविटी के, तो यहाँ पर जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो क्या है, वो तो जीरो है, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर कैविटी के अंदर जीरो है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, आसान से शब्दों में। यानी कि किसी भी कैविटी में अगर कोई भी कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। सो बच्चों, यहाँ पर आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बच्चे ना नॉर्मली क्या करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और पढ़ना नहीं चाहते, बट ये चीजें बहुत जरूरी है। आजकल हमारा पेपर इस तरीके से डिजाइन हो रहा है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट उठ करके आ जाए आपके एग्जाम में, यू विल नेवर नो। तो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, इस वीडियो को इंपॉर्टेंट समझो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और समझाओ कि ये वीडियो जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इसी तरीके की मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी हर रोज। आप मेरे चैनल पे एक नई वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे भी आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।